जी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जनता जागी है किसी उसके इशू को लेकर, और इसका क्रेडिट जैन जी को ही जाता है कि जैन जी ने शिक्षा को एक विचार विमर्श के बिंदु पे लाके खड़ा कर दिया। तो सरकार इससे काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। और अगर आप हरियाणा की बात करो तो सरकारी स्कूलों को तो ऐसे मंदिर माना जाता है। स्कूल तो मंदिर ही है शिक्षा का, सही बात, जिसमें कोई भी जा सकता है। ये पहली बार हो रहा है कि लोगों को स्कूलों में जाने से रोका जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है सोसाइटी और सरकारों में? सबसे पहले तो आपने जो टिप्पणी की है ना, ये कि भाई ये एक मतलब स्वागत योग्य बात हुई है कि ये सामने आ गया शिक्षा का एजेंडा पूरे देश में जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई चीज़ जब एजेंडा के रूप में हाईलाइट लोगों के सामने उभर के आ जाती है तो ये एक शुभ संकेत होता है। ठीक बात है कि वो लोगों के जहन में एक बार आ गई तो आप ये समझिए कि उसकी दुरुस्ती की शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक बात है। वरना तो अगर वो अच्छी है तो ठीक है, और खराब है तो खराब है, भाई हम क्या कर सकते हैं, सरकार और प्रशासन की तरफ मतलब मुंह खोल के देखते रहो। लेकिन अब लोग सवाल कर रहे हैं जी। और शिक्षा का विषय केवल शिक्षा का भी नहीं है अपने आप में, बल्कि शिक्षा का विषय समाज निर्माण का विषय। ठीक बात है। कहते हैं कि भाई शिक्षा वो सशक्त औजार है जिससे समाज परिवर्तन किया जा सकता है। और समाज परिवर्तन एक अपने आप में एक धर्म है कि समय के अनुसार समाज में परिवर्तन होते रहने चाहिए। ये बात अलग है जी कि समाज के परिवर्तन को सभी तबके स्वागत नहीं करते। जो प्रगतिशील तबके हैं जिनको नई चीज़ों की ज़रूरत है वो करेंगे स्वागत, और जो पुराने मान मूल्यताएं जो अपने हिसाब से अब मतलब पुरानी हो चुकी, आउटमोडेड आउटडेटेड हो चुकी, तो लोग अपने आप ही उनको छोड़ चुके होते हैं जी। तो ऐसी भी ताकतें और समुदाय हैं, समुदाय तो नहीं कह सकते, वर्ग कह सकते हैं, जिनका हित इस बात में है कि समाज ना बदले और वो किसी भी नई चीज़ को या किसी भी प्रगतिशील रुझान को पीछे धकेलने की कोशिश करते जी। अभी आप देखो अपनी एक दिन बात हुई थी जब जंतर मंतर चल रहा था, तो दो बातें हमने नोट की थी। एक तो ये कि ये इसका समापन नहीं हुआ 25 जुलाई को, बल्कि शुरुआत हुई थी। जो कुछ 20 को हुआ और 25 के समापन की तरफ गया, ऐसा मानना उचित नहीं था कि समाप्त हो गया। बात की घटनाक्रम ने इस चीज़ को प्रमाणित किया जी कि वो तो शुरुआत हुई है। दूसरी बात ये सामने आई थी कि ये केवल नीट की परीक्षा का सवाल नहीं था, बल्कि कुल मिला के शिक्षा और परीक्षा का जो सिस्टम है उसका बड़ा सवाल था, जिसमें से भरोसा उठ चुका। किनका? उन विद्यार्थियों का जिनके लिए वो बने। और तीसरा ये कि जब हम ये कहते हैं कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली बदलनी जरूरी है, तो इसका ताल्लुक वास्तव में देखा जाए, अगर जांच पड़ताल इसकी सही रूप में की जाए, तो ये समाज बदलने से जुड़ा हुआ है। आइसोलेशन में अलग थलग करके शिक्षा में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आता। ठीक, वहाँ से परिवर्तन की आवाज़ तो उभरेगी। और शिक्षा बहुत बड़ा विचारों का विस्फोट भी करता है अपने आप में। दुनिया में बड़े बड़े जो विद्यार्थियों के ऐतिहासिक आंदोलन हुए, क्रांतियों जैसे भी कहा जा सकता है जिनको, वो वास्तव में शिक्षा से ही जनरेट हुए थे। और शिक्षा भी वो अनौपचारिक वाली जो पढ़ा रहे हैं वो वाली नहीं, उससे अलग, बल्कि अब जो जिस तरीके से विद्यार्थियों ने अपना नैरेटिव और अपना आख्यान घड़ लिया है जो समाज के अंदर जिसका स्वागत हो रहा है। जी। हम जब पढ़ते थे, मुझे याद आती है बात कई बार,
दो नारे मुझे अब तक याद हैं। एक तो था शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करो, ऐसा दीवारों पे लिखते थे हम, तब वॉल राइटिंग बहुत होती थी जी। ऐसे भाई की ऐसे। और दूसरा ये था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। ये 10वां हिस्सा अपा उसमें यानी 10% खर्च होना चाहिए। पर शिक्षा का बजट तो घट ही रहा है हर साल। बजट तो अब 4% के करीब है, और ये सारा शिक्षा पर नहीं है। जो कोई डिफेंस की रिसर्च हो रही है, वो भी शामिल कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बना रखे हैं, कोई मान लो स्पेस रिसर्च हो रही है, वो भी इसी में जोड़ रखा है। 4% बजट उसके अंदर, हम उस टाइम 10% कहा करते थे। लेकिन जो बाद का जो परिवर्तन जिस तरीके से आए, वो तो शिक्षा का वो पहले जैसा भी नहीं छोड़ा, और भी ज्यादा प्रतिगामी उसके अंदर प्रतिक्रियावादी चेंज हो गए मतलब। और ख़ास तौर पर ये जो 12-13 साल गुजरे हैं भाजपा के आने के बाद, उसमें एक दिन आपने बातचीत में चर्चा की थी 3 सी शिक्षा के अंदर। सी जो अपना ABCD होता है, 3 सी में पहला है कमर्शियलाइजेशन, यानी व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण शिक्षा का। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण। ये जो NEP जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये केंद्रीयकरण है। और इसी प्रकार से जो कम्युनलाइजेशन है, सांप्रदायिकरण, वो भी थोक में इस दौरान में हुआ है। ऐसे चैप्टर हटाए गए हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों का विकसित करने वाले हटाए गए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जोड़े गए कि पूरे के पूरे इतिहास को ऐसे तोड़ मरोड़ के उलट पुलट कर दिया कि जो बच्चे हैं, शिशु छोटे, उनके दिमाग में आप जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं वो ना जाने देंगे कि भारत जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं वो अस्तित्व में कैसे आया, ठीक है, और उसका पास्ट क्या है, उसकी संरचना कैसे बनी, वो अगर आप बता देंगे तो ये जो सांप्रदायिकता और जातिवाद और इस प्रकार की जो संकीर्णताएं और अंधविश्वास है वो टूटने लगेगा। तो वो बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से उन्होंने किया है। और ये जो मुझे एक बात याद आ गई, वो शायद मध्य प्रदेश के एक स्कूल में वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने अपने जो इकबाल साहब हैं, उनका एक तराना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। अब इससे सुंदर क्या नगमा हो सकता है। उसको एक फंक्शन के अंदर वहाँ पर गाया गया, और इसी आधार पे प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया कि इकबाल का लिखा हुआ तो क्यों गाया। मतलब अब इकबाल जो है वो इन्होंने नाम के अलावा कुछ अब सुना मुल्क का बंटवारा हो गया, कौन कहाँ चला गया। नहीं, इकबाल गए भी नहीं जी, इकबाल नहीं गए हों। अच्छा। और ये भी है कि बहुत बड़े बड़े शायर और फ्रीडम फाइटर मुस्लिम होते हुए 1947 के बाद उस इलाके से जो है, यानी पश्चिमी पंजाब उसको कह सकते हैं, वहां से वापस इधर आए हैं। बल्कि तो इस बात के ऊपर कर देना सिंपली बिकॉज, और इकबाल साहब तो मतलब उसको फ्रीडम फाइटर जो भी थे उसमें चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों, वो सब भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हाँ। तो उसमें तो कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता का रंग कैसे दोगे आप उसको? वो तो कहते थे इकबाल साहब, तो ये इस्लाम वाले तो मेरे को काफिर कहते हैं। तो ये एक उदाहरण, वैसे अपन उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो खैर, जो शिक्षा कुल मिला के उसकी जो परिभाषा है, अब ये जो जैन जी है या जो जंतर मंतर पे थे उस दौरान, तीसरी बात मुझे याद आ गई और कही थी, वो ये थी कि अब सारा देश जंतर मंतर बनेगा। और अब आप देख लो दर्जनों प्रदेशों के अंदर ये उभार आ गया है। ये ना तो जंतर मंतर वाला किसी की इच्छा से आया था,
और केवल मात्र किसी के निर्णय से आया था, और ना ही अब ये किसी की इच्छा से। ये एक उभार है, एक आप कह सकते हो एक तरह का विस्फोट है, जैसे लावे का विस्फोट नहीं होता है। तो वो इकट्ठा हुआ है आक्रोश। इकट्ठी हुई चीज ऐसी होती है जिसको थोड़ी सी तिल्ली दिखा दो तो वो भड़क जाती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये भड़क नहीं रहा, बल्कि बच्चे इसको बहुत सही ढंग से संचालित कर रहे हैं। वो किसी तरीके की मतलब अराजकता नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे जी। और ये भी एक तरह की मतलब क्या कहें उसको, संयोग ही कह सकते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट से ये टर्म निकल के आई कॉकरोच वाली, और जिनके पास एक वीडियो देखने का समय नहीं था कि नहीं हमारे पास ये वीडियो वगैरह देखने का समय नहीं है, जो पुलिस ज्यादतियां कर रही है, आज उनको एक कमेटी बनानी पड़ी है कि पुलिस ज्यादतियों की पूरी पड़ताल करेगी और पैलेट गन के ऊपर FIR दर्ज करनी पड़ रही है। तो ये अलग बात है कि उसके लिए LOP को बैठना पड़ा, लेकिन करनी पड़ी। तो वो जो है ना फैज साहब की के यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, खल्क होती है जनता, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क। ना ये रस्म नहीं है, ना ये रीत नहीं, और यूं ही हमने खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। तो ये जो जब उसी के अंदर आगे जाके एक और लाइन आती है, वो दूसरी वाली नज्म है जो उस दिन मैंने सुनाई थी, हम देखेंगे। जब सब सीधी हो जाएगी और सब झगड़े मिट जाए, सब कहते हैं लाइन को कि जब जनता उठ खड़ी होती है ना तो सब सीधी हो जाएगी। ये जो इधर उधर का है झगड़े, सब झगड़े मिट जाएंगे और फिर हर एक मुल्क के झंडे पर हम एक सुर्ख सितारा मांगेंगे, हर एक मुल्क के परचम पर सुर्ख सितारा मांगे। ये उसमें नज़म में ये भी आता है। तो जनता जब उठ खड़ी होती है ना तब ये चीजें सेट होती हैं। क्या हो रहा है कि FIR भी दर्ज करनी पड़ रही है जब वो सामने आ गए वहाँ पर, और इंक्वायरियाँ भी करनी पड़ रही हैं। अब जो हमारे यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे प्रदेशों में कि बाहर का आदमी स्कूल में नहीं घुस सकता। बाहर का किसको कह रहे हैं? अपने यहाँ तो अपने ही लोगों को बाहर का बता रहे हैं, हो चाहे ना हो, लेकिन स्कूल टीचर्स और अभिभावकों की कमेटियां हैं बनी हुई। उस कमेटी का तो मैं आपको बहुत ही इटर्नल बात बताता हूँ, और उनकी मीटिंगें होनी चाहिए। बहुत सारे जिला शिक्षा अधिकारियों ने ये मौखिक आदेश जारी कर रखे हैं कि जो अभिभावकों की जो कमेटियां हैं उनमें ऐसे लोगों को भर्ती करो जो सरकार विरोधी बात ना करते हो या सरकार की बातों का समर्थन। ये मतलब मौखिक आदेश है ये ऐसे कि उसमें ऐसा आदमी ही नहीं होना चाहिए जो सरकारी व्यवस्थाओं पे सवाल उठा सके। तो मतलब पूरी तरह से वैसे तो देश का भी, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020, और ये क्या NTA बनाया था वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टेस्टिंग कोई बात है? टेस्टिंग एजेंसी मतलब इनकी मांग अबॉलिश करने की है। ये NEP को भी और NTA को भी। ये ओवर सेंट्रलाइज्ड है, ये खुद ही अबॉलिश होने वाले हैं जी। हाँ, मतलब चलो वो तो होना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि समय आ गया, इंतहा हो गई ना बहुत ज़्यादा। तो हरियाणा का जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे ध्यान है कि 4-5 साल पहले रोहतक में एक कन्वेंशन हुई जिसमें अभिभावक भी थे, नागरिक भी थे, टीचर्स भी थे, विद्यार्थी भी थे, और उसके अंदर एक बात उभर के आई थी जी कि KG से लेकर PG तक पूरा शिक्षा का ढांचा जो है कलेप्स करने लग रहा, चरमराने की अवस्था। वो चरमराया हुआ था, अब वो खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है उसमें। तो KG to PG, और आज अगर हम उसके ऊपर नजर मारने लगे तो आप ये लगा लो कि जो ये SIR है ना स्पेशल रिवीजन कर रहे हैं इसका, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर्स का,
उसमें जो ड्यूटियां लगी हुई हैं 80% अध्यापक है वो, अध्यापक, और उन अध्यापकों में 80% प्राइमरी स्कूलों की। प्राइमरी स्कूल खाली पड़े थे, कहीं एक टीचर है उसकी भी ड्यूटी लगी ये जो बुनियाद है आप उनकी इस तरीके से उपेक्षा करेंगे कि वहां पर भेज दिया, अब ये पता नहीं एक्सटेंड होगा क्या होगा, वो चलेगा, उसके बाद सेंसस आ जाएगा जनगणना वाला। पैरेलल चल रहा है जी, वो पीछे सेंसस कर रहे थे टीचर, अभी फॉर्मली लॉन्च होने वाला है और कई महीने वो चलेगा, वो भी इन्हीं से करवाएंगे आप। मतलब जितने भी शिक्षा के अलावा सब कुछ करवा रहे हैं मास्टरों से अब वो। और ये कई चीज़ें तो मेरे को बिल्कुल ऐसी हास्यास्पद हैं कि ये ना अपना यमुनानगर में एक बिलासपुर, अब उसका नाम सरस्वती नगर रख दिया जी, नाम बदलने में इनका पूरा रुचि है। मतलब वहाँ पर मेला लगता है, शायद क्या फल्गु मेला है ना वो, कुछ ऐसा फल्गु ही वाला नाम। शायद पेवा में लगता है, अच्छा अच्छा, वो दूसरा है, वो काफी बड़ा मेला होता बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पर प्रसाद बांटने में और लाइन लगवाने में स्कूल टीचर्स की ड्यूटी लगा रखी। तो है। पीछे पराली जलाने से रोकने में भी ड्यूटी लगा दी, पराली जलाने में लगा दी, या मान लो आप कुछ भी इस तरीके का काम जो होता है जिसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ आप उनकी ड्यूटी लगा देंगे। और मुख्यमंत्री जी का खुद का हल्का बबैन, बबैन हलके के अंदर 12 स्कूलों को तो 6 में बना दिया इकट्ठा करके, और 10 स्कूलों को 2 स्कूल बना दिए, और 9 स्कूलों के 3 बना दिए। और वहाँ पर ये दिखाने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 21 रोडवेज की बस लगा दी कि वो छोड़ाया करेंगे। अब एक बार जब लोग इस बात को भूल जाएंगे ना, तो वो बस तो बंद बस होनी बंद हो जाएगी। निश्चित है। एक बात, दूसरी कितना मतलब आपराधिक व्यवहार हो रहा है शिक्षा जैसे विषय के साथ, जो बुनियाद है हमारे समाज की, उसके साथ इस तरीके की मतलब खिलवाड़ होना जो आपराधिक से कम नहीं है। वास्तव में ये दिल को कचोटने वाली है। और मैं ये कहता हूँ कि हर नागरिक का ताल्लुक बनता है इससे, हर एक का नागरिक ताल्लुक बनता भी है सर का। और आज के टाइम की जरूरत भी है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप किसी पेरेंट्स को देख लो, शिक्षा पे जो उसका टोटल घर का बजट है, उसका अधिकांश बजट उसका शिक्षा पे खर्च होता है। तो अगर अच्छे स्कूल हो, धर्मेंद्र भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो स्कूल है ना सरकारी, उनका नाम मॉडल संस्कृति स्कूल रख दिया। और जैसे मान लो एक ब्लॉक में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं एवरेज, उन दोनों को मिला के एक मॉडल संस्कृति स्कूल रख दिया। और उसके अंदर मतलब मुझे एक उदाहरण याद है, जो सिरसा के अंदर कालावाड़ी जगह है, इट इज़ ए तहसील हेडक्वार्टर, कालावाड़ी में 1300 बच्चे थे एक स्कूल में, सरकारी स्कूल जब वो था। और उसके बाद वो जो मॉडल संस्कृति किया, फीसें लगा दी 300, 400, 500 और 1000 रुपये दाखिले के। और उसके बाद उसमें 586 विद्यार्थी रह गए सिर्फ, मतलब 1300 में से। अभी आज के दिन सरकारी स्कूलों में वही बच्चे जा रहे हैं सर, जो बेचारे प्राइवेट स्कूलों में फीस अफोर्ड नहीं कर अब सकते। मॉडल संस्कृति आगे लगा दिया पीएम श्री। पीएम श्री का बताओ क्या मतलब हुआ? पीएम श्री मतलब और कह रहे हैं कि अब मॉडल संस्कृति कॉलेज बनाएंगे, और पता नहीं कुछ हम अब करें सीएम श्री लगा दो, मतलब वो कुछ ये नाम बदलने का। तो ये जो परिस्थिति होने लग रही है और जिस तरीके की ड्यूटियां लगी हुई हैं, 100 से ज़्यादा हरियाणा में ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक भी अध्यापक नहीं है, और इससे कहीं ज़्यादा ऐसे हैं जहाँ एक ही अध्यापक है। तो वो सारे बच्चों को एक जगह बिठा लेता है। अब सरकारी स्कूलों में ऐसी परिस्थिति कर दी कि ये जो वंचित तबकों के बच्चे हैं ना, वही जा रहे हैं वहाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनको भी मजबूर किया जा रहा है, तुम छोड़ो इसको, प्राइवेट में जमा करा दो भर्ती, तुम्हारी फीस जो है सरकार भरेगी। प्राइवेट में करा देते हैं, उस प्राइवेट वाले को फीस नहीं देती सरकार।
नहीं नहीं, मैं कह रहा उसको हूँ आंदोलन करने उसका पड़ते उस योजना का नाम है चिराग योजना। अंधेरा फैलाने वाली का नाम चिराग रख रखा है। मैं वैसे भी कह रहा हूँ उसको पैसा दे रहे हो तुम, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे भाई? या लगाओ। जहाँ वो पढ़ने लग रहे बच्चे अपने स्कूल के नियरेस्ट जगह के ऊपर जा रहे हैं, तो प्राइवेट में उसको आप इस तरीके से कर रहे हो। और जहाँ मतलब मैम का एक स्कूल है, वहाँ कुल 37 टीचर है सीनियर सेकेंडरी, उनमें से 17 टीचर हैं, बाकी ड्यूटी लगा रखी है SIR के अंदर। तो ये जो सारा का सारा जो भीतर की हैं जी, जो स्कूलों में बात होती है ना, टीचर बेचारे ये बात करते हैं कि सरकार हमसे ये चाहती है कि हम पढ़ाने के अलावा ना सारे काम करें। हाँ, पढ़ाने के अलावा सब कुछ है वो उन्हीं से। और इवन जब अधिकारी इनकी मीटिंग लेने आते हैं ना, और ये कहते हैं कि जी काम का प्रेशर बहुत है, तो वो DO कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है काम करने के लिए, तुम पढ़ाने का प्रेशर ही मत लो, तुम सिर्फ जो और काम लग रहे हैं ये काम करो। हाँ हाँ, सही बात है। ये एक बार ना हमारे ये जो स्टॉक असिस्टेंट होते हैं ना, VLDA कहते हैं आजकल उनको, मतलब पशु चिकित्सा में होते हैं, वेटनरी सर्जन के साथ, तो वो डॉक्टर ही हो जाते हैं वो भी। हाँ, उनको डॉक्टर कहते हैं। वो ना उनकी हड़ताल हो गई थी एक बार। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, तो बातचीत के लिए उन्होंने बुला लिया। तो वो कहने लगे कि जी देखो, हम ये सारा काम तो हम ही करते हैं, तो हमें मतलब क्या डॉक्टर कहलवाने का हक नहीं है? तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें भी डॉक्टर लोग तो कह रहे हैं, कोई बात नहीं। बोला लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाओ सर कि इतना जो काम है ये, और फिर हमारी तनख्वाह देखो। तो CM साहब बोले पहली बात तो ये बताओ, तुम्हें काम करने को किसने कहा है? ठीक है ना, इतना काम करने को किसने कहा? इतना काम करने को किसने कहा है? कोई बता दो, किसी ने टोका हो तुम्हें भी काम क्यों नहीं करते, पर तनख्वाह बढ़वाने की मत कहो। तो ये जो ऐसी बात, काम ना करने पे कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। ये वातावरण और संस्कृति जब इस तरीके की बन जाए तो नागरिकों के सामने और कोई विकल्प नहीं बचता कि वो उसको बचाने के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि वो तो सारा का सारा उसी के ऊपर निर्भर करता है। और अब वो स्कूलों की पोल ना खुले, कोई अंदर ना जाए, कहीं पे दीवार टूट रही हो, कहीं पर टॉयलेट्स नहीं है, बच्चियों के लिए कोई अलग शौचालय नहीं है, तो कह रहे हैं बाहर के आदमी को अंदर ना। यही चीज तो दिखा रहे हैं ये जो, जिनको ये भारी कह रहे हैं, वो बेचारे यही काम कर रहे हैं। इनको यही बता रहे हैं कि तुम्हारे स्कूलों में टॉयलेट खराब है, तुम्हारे स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, बेंच टूटे हुए हैं, शिक्षा मंत्री से पानी गिर रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री तो कमाली हैं जी हमारे। आज उनका, कल मैं सुन रहा था, एक उनका कोई बाइट था वीडियो फेसबुक के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि बैन लगाना तो जरूरी है, कोई भी बाहर का अंदर घुस जाए, वो कुछ भी करके बाहर निकल। बाहर का दिखा क्या रहा है? वो तुम्हारे टूटे हुए टॉयलेट दिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई बच्चों के खाने में मान लो जहर मिला दे कोई। मेरे को बड़ा अजीब लगा ये आइडिया। और दे दिया जी, ये आइडिया नहीं दे दिया, बल्कि आज तक पता ही नहीं था कि इस तरह का खतरा भी हो सकता है। इतनी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। अरे इस तरह के मौके के ऊपर आप लोगों की भावनाओं को समझो और उसको दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता। पहले मान तो लो कि दशा खराब है। और ये जो 3 C जिसका मैंने जिक्र किया, इसका ताल्लुक वास्तव में सिस्टम से है, क्योंकि अति केंद्रीयकरण और अति सांप्रदायिकरण और अति व्यवसायीकरण, सारी चीज़ों का निजीकरण करने लग रहे हैं। अभी ये जो इस बार का पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ, उसमें एक उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्ट बनाया नया सेंटर ने, और उसके तहत जो राज्यों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको केंद्र के हाथ में ले, अमित शाह उसके मिनिस्टर है,
तो सीधा दखल बना दिया कि सेंटर का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट राज्यों के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में दखल दे सकेगा, और वो कुछ भी उसके अंदर फिर करेंगे हस्तक्षेप करके। तो शिक्षा हमारा इसी तरीके से हुआ था। शिक्षा हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, पहले वो समवर्ती सूची में डाल दिया, उसके बाद नाम समवर्ती का है, एक के बाद एक करके अब वो हस्तक्षेप जो अति केंद्रीयता करके और यहाँ पे आने लग रहा है। ये उसका परिणाम है जो परीक्षाओं में पेपर लीक, और ये लीक नहीं है, पेपर बिक रहे हैं। और बना कौन रहा है पेपर? बिकता तो बाद में, बना वो रहा है जो कोचिंग सेंटर चलाते। तो अंदर तक जो है ना खोखला हो गया सिस्टम, तब जाके बच्चों के अंदर इस तरह से ये आक्रोश फैला है। उसके पीछे बहुत बड़े ये कारण है, और वो एक परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और जो वो हुआ है भीतर, वो उसका ताल्लुक सीधे तौर पर रोजगार से भी है, क्योंकि वहाँ भी निजीकरण से बर्बादी हुई है रोजगार की। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो हम KG to PG कर रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी, अभी हम स्कूलों की बात कर रहे थे। अब यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाओ। 17 अगस्त को, यानी 4-5 दिन पहले, हरियाणा सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। जरूर सर्कुलर क्या, वो आदेश है, और उसका जो हेडिंग है वो है इकोनॉमिक मेजर्स, यानी इकोनॉमिक मेजर को बोलेंगे वित्तीय कदम, खड़े हो जाओ कुछ कदम। उसके अंदर लिखा है कि 2022 से लेकर अब तक हरियाणा की तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज में जितनी भी सीटें सैंक्शन हुई थी, ऑल आर डीम्ड अबॉलिश्ड। मतलब अब वो कोई लिपापोती भी नहीं करते, डीम्ड अबॉलिश्ड वो सब समाप्त मानी जाए, इसका ये मतलब है 4 साल तक। और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके ऊपर आप इतने बार बात करते, वो जो भर नहीं रहे पोस्टों को, ये केवल उन्हीं का नहीं है, सरकार की नीयत है। ऐसे लोगों के हाथ में दे रखा है कि तुम्हें पास नहीं करने, पास हो जाएंगे खाली छोड़ दो। और ये तमाम की जब एक आक्रोश फैलने लगा है, तो अभी नए नए स्टंट छेड़ने शुरू कर दिए जंतर मंतर पे, आरक्षण विरोधी। जी। और वो जो आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है जी। बिल्कुल। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम पिछड़ों की बात उठाएं या अगड़ों की बात उठाएं, ये फंसे हुए हैं उसमें। वो तो सांप छुछुंदर वाली बात हो गई ना, अब वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं कहीं पर भी। लेकिन अब उसको पूरी बहस को फिर से सामने लाना चाहते हैं, जिसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। मतलब अगर कोई भी तरीके का अध्ययन किया जाएगा, तो ये जिसको मेरिट कह रहे हैं, कैसे कैसे कमजोर थोड़े नंबरों वाला डॉक्टर बन जाएगा, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करेगा। अरे भाई, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दाखिले हो रहे हैं, वहाँ जाके तो देखो, मैनेजमेंट का कोटा, NRI का कोटा बिकता है। ये बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो ज्यादा पैसे देगा वो खरीद लेगा। वो ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है क्या, वो जो खरीदेगा वो तो बहुत बड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। कम से कम अब तो किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मेरिट में और उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। और ये जो आरक्षित जो तबके हैं, उनकी जो कट ऑफ लिस्ट जो आती है प्रतिशत की, और जो अनरिजर्व्ड कोटे की, अनारक्षित की, कोई फर्क नहीं है, मुश्किल से 1-1.5% का। SC वाले आरक्षित वाले में भी नहीं है फर्क। और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस है, जिनको EBC कहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वाले वो हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से गरीब तबके में आते हैं। लेकिन इसमें कुछ तो मतलब थोड़ा सा डिफर करूंगा मैं आपको, इसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत तो है। जैसे एक आदमी ने आरक्षण का लाभ लिया और वो खूब वेल एस्टेब्लिश, वेल स्टैंड हो गया, उसके बच्चों ने भी लिया। बात पता है क्या? नहीं, मतलब
मतलब जो बेचारा फिर ये ऐसे तो वो लोग जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं, वो फिर दूसरों को हक नहीं लेने नहीं, देंगे। ये एक्चुअली बात इसमें पता क्रीमी लेयर तो होनी चाहिए। नहीं, क्रीमी लेयर ओबीसी में तो है, इसमें भी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, जो शेड्यूल कास्ट के हैं ये आर्थिक आधार पर नहीं है ये वाला मान आरक्षण। लिया आर्थिक, मैं ये कह रहा हूँ, संविधान भी हमारा है। मुझे याद है हमारे एक वाइस चांसलर होते थे, आईएएस थे वो, और वो शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से आते थे, मतलब तो आईएएस तो बन गए ना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मान लो आईएएस बन गए, अब उनको क्या, उनके बच्चों को मैं आरक्षण की वही जरूरत है? बताने जा रहा हूँ। उनके ना जाति का नाम लेकर गालियां निकालते थे। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है सर, जाति का नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं, वो उसके लिए अलग लॉ है, उसके लिए कानून अलग है। नहीं, कानून तो उसके बाद बना हालांकि, लेकिन कानून से तो रुकी नहीं। कानून में तो छुआछूत भी जो है वो प्रतिबंधित है, पर सर, डिस्क्रिमिनेशन। पर लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ, आप ये तो अध्ययन चलो कर सकते हो कि भाई जो उनके भीतर भी जो सबसे नीचे है, देखिए एक व्यक्ति है जिसको 1947 से लेके आज तक आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है जो लगातार लाभ लेता जा रहा है कि जिसको बिल्कुल भी नहीं मिला ना, बुनियादी तौर पे उसकी चिंता होनी चाहिए कि भाई मेरी उसको चिंता उनकी है, किस तरीके से जो लाभ ले रहे हैं, जो एस्टेब्लिश हो गए, अच्छी बात तो है। उनकी जो एम्पावरमेंट है सोशल और इकोनॉमिक, वो किस तरीके से की जाए, बहुत बड़ा एजेंडा है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो मंडल आयोग था जिसके ऊपर इतनी बड़ी आग लग गई, देश के कितने ही खासतौर पे हिंदी भाषी प्रदेशों के अंदर, उस मंडल आयोग में केवल रिजर्वेशन की सिफारिश नहीं थी, वो बहुत बड़ी एक रिपोर्ट है, वो एक तो पूरी रिपोर्ट है। उसके अंदर भूमि सुधार, भूमि आवंटन, रोजगार से संबंधित चीजें, वो सभी कुछ चीजें उसके अंदर थी, लेकिन वो कुछ भी आज तक भी लागू नहीं हुआ है उसके अंदर। तो मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि मान लो दो आदमी है मेरिट वाले सवाल के ऊपर, एक मान लो आप हैं, एक मैं हूं, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के हैं मान लो, और आपके जो मार्क्स की कट ऑफ आई 72%, मेरी आ गई 66%, किसी ओबीसी वाले की आ गई 34, तो आपसे तो मैं भी 5 अंक नीचे ही हूँ ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कम योग्यता रखता हूँ आपसे, वहां भी तो इतना गैप है। उसमें एक एडिशनल, जबकि मेरे और बैकवर्ड के बीच में 2% का ही है। उसमें एक एडिशनल फायदा है सर। मान लो जनरल कैटेगरी है, उसमें जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर वो जनरल वालों से ज्यादा मेरिट लेकर आते हैं तो वो जनरल में काउंट होते हैं सर। अब यही दिक्कत आ रही है कि नहीं, उनको उसी कैटेगरी में डाल रहे हैं जिसमें फॉर्म भरा था, डाल रहे हैं। मैं ताज़ा रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, उनको ओपन कैटेगरी में कंसीडर नहीं कर रहे, चाहे टॉप पर डाल ही नहीं सकते सर। सुनो ना, मैं दूसरी कह रहा हूँ, ये चैलेंज हो जाएगी, वो अलग से विषय है, इस पे आप बहुत डिटेल में बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिससे लोगों के दिमाग में बहुत सारे भ्रम और सच बताऊं तो जो आज के टाइम पे अगर जैसे दुनिया बदल रही है, हम मतलब इन्हीं मुद्दों में उलझे हुए हैं। हाँ, नहीं ये बात भी ठीक है, मतलब लेकिन युवाओं के लिए इतने अवसर सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए थे सर कि आरक्षण की जरूरत ही ना रहती। आप जब रोजगार पैदा ही नहीं कर रहे हो तो मुद्दा तो वो फिर आरक्षण का यूज क्या रहेगा? मान लो रोजगार है ही नहीं तो आरक्षण लिए बैठे रहो। वो एक हमारे यहाँ ना एक लतीफा कहते थे, बोले भाई बस में जो है जाने लग रही थी तो पास पास 2 सवारी बैठी थी, तो एक ने खिड़की ऐसे खोल दी, दूसरे ने बंद कर दी। बोले क्यों खोल रहा? मेरे को सर्दी लगती है। वो बोला मैं तो खोल लूंगा, मेरे को गर्मी लगती है। तो उनकी आपस में ना गाड़ दुपड़ हो गई, मार पिटाई होगी, कंडक्टर ने सीटी मार दी। बोला के झगड़ा कर रहे हो भाई? वो बोले जबरदस्ती यार बंद कर रहा है ये खिड़की को और मेरे को तो गर्मी लगती है। वो बोला मेरे को तो सर्दी लगती है। वो बोला भले आदमियों, शीशा तो है नहीं, फ्रेम है ये जिसको आगे पीछे किए जा रहे हो तुम। तो ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि अब उनको ही यूनिटी। हमारे साथ दिक्कत सबसे बड़ी यही है सर कि पूरी दुनिया बदल रही है, एआई का इतना ज़्यादा मतलब प्रयोग हो रहा है, दुनिया भर में ऐसे ऐसे एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स खड़े हो रहे हैं, और हम है ना बच्चों को मतलब बेसिक उस पे उलझे हुए हैं। ब्रेड एंड बटर का लड़ाई हमारे यहाँ है
तो AI की टेक्नोलॉजी तो मतलब बहुत दूर की बात है सर। अभी तो हम है ना ठीक ठाक सी प्राइमरी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। तो ये आरक्षण अगर है भी तो उसका लाभ क्या है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि AI का प्रयोग इस तरीके से करो कि उससे रोजगार भी बढ़े और जीवन लोगों का सुविधाजनक हो उसके, वो भी तो संभावना है ना उसके अंदर, सारी तरह की बातें हैं मतलब। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ये जो हम शिक्षा के संकट के रूप में चीज़ों को देख रहे हैं, इसमें बड़ी भारी हस्तक्षेप की ज़रूरत है। परसों हम गए थे, एक मीटिंग थी यहाँ, वो 30 अगस्त को रोहतक में एक शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ एक न्याय पंचायत कर रहे हैं राज्य स्तर की, उस पर बातचीत हो रही थी। तो वहाँ फिर जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई तो हम ये बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर अगर हरियाणा की वैसे हम नज़र डालें, कानून व्यवस्था देखो यहाँ क्या हाल होने लग रहा है, पुलिस का किस तरीके का रोल सामने आ रहा है, महिलाओं की असुरक्षा की आप स्थिति देख लो, रोजगार की थी वो तो है ही है, भ्रष्टाचार मतलब IAS ऑफिसर्स कितने बस 600 करोड़ रुपए। ऐसे लग रहा है जैसे एक अराजकता का माहौल हो गया ना, अराजकता जैसी वो एक मतलब आप ना आपकी किसी डिपार्टमेंट में पकड़ है, ना आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, ना आपकी सड़कें ठीक है, ना आपका पानी ठीक है, ना बिजली ठीक है, ना ऑफिसर ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो जहां सरकार चल रही है इस तरीके की जब परिस्थिति बन जाती है तो उनकी कोशिश ये है कि ध्यान भटकाने के लिए नारे उछाल दो। अब एक नारा वो बीजेपी की जो अध्यक्षा बनी है हरियाणा की, उन्होंने कह दिया एक विशेष वर्ग के लोगों ने बहुत फायदा उठाया यहाँ पर मत। अब वो विशेष वर्ग वो और भी समझ गए, वो भी समझ गए, और यही नारा जो है चुनाव के दौरान था यहाँ पर, और उसका परिणाम देख रहे हैं। अब जो यूं कह रहे थे कि नहीं तो विशेष वर्ग की सरकार बन गई तो तुम्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे, नहीं अब तो OBC की सरकार है। OBC बच्चे बेचारे चंडीगढ़ में पंचकुला HPSC के दफ्तर के बाहर बैठे रहे, डंडे मार के निकाला है उनको। उनके मतलब सर्टिफिकेट इनकम के जो क्रीमी लेयर वाले सिलसिले में 450 लोग, 450 हैं जिन विद्यार्थियों को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। और दूसरा आप ये नगर पालिका वाले तो ज्यादातर वाल्मीकि हैं जो समाज का कितना बड़ा मतलब सबसे मतलब जरूरतमंद। तो आप उनके साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम इस बात को, जातीय भावना को भुनाते हो, तो आज उनको नहीं इस बात का कितना पश्चाताप हो रहा होगा कि किस तरीके से बरगलाते हैं वो, जाति का नाम लेकर इस तरीके की चीजें करते हैं। उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट करके मुकर गए जो 13 मई को, और वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, वो लागू कर दो जो आपने माना है। यही फायर ब्रिगेड वालों के साथ कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड का था। तो जो ये इस तरह जाति का जो विभाजन पैदा करते हैं, उसकी वास्तविकता अपने आप में खुल रही है सामने आके, उससे भी समझने की खुल रही है सर, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। जब एक टाइम आता है डिसीजन लेने का, तब ये लोग भी मतलब उस जाति पाति में बटे हुए होते हैं सर। बहुत पुरानी भावना है। अगर HPSC के सामने जो बच्चे बैठे हुए थे, अगर उसका थोड़ा सा सपोर्ट कर देती हरियाणा प्रदेश की जनता, तो आज HPSC भी अकाउंटेबल हो जाती सर, अकाउंटेबल हो जाती, और अभी भी होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जो जो ये चीजें उठ रही है ना, तो सिस्टम की दुरुस्ती का जो एजेंडा है वो भी सामने आएगा, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसे उठाना पड़ेगा जरूर। हालत ये है मतलब। तो अभी कितने दिन तक वो भवन निर्माण के मजदूरों का पोर्टल नहीं खोल रहे, जो कि पैसा सरकार का नहीं है, मजदूरों का। ही उससे संबंधित है किसान सभा से, जो जीवन ये अपना जो फसल बीमा कराते हैं, उससे 70 लाख किसानों ने विड्रॉ कर लिया। करना ही था वो। आप ये देखिए कि पिछले अगर 5 साल के आंकड़े उठाएंगे आप, तो उन्होंने मनमर्जी के प्रीमियम ऐंठ के और लोगों के क्लेम दिए नहीं, और वो अमीर हो गए हैं सर। हजारों करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों के खाते में चले गए, और यहाँ पर ऐसे नियम बना दिए उसके जो नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से, कि वो सैटेलाइट इमेजरी से बताएंगे मतलब, जबकि एक इंडिविजुअल किसान अपने खेत का करवा रहा है। अगर वो सारे गांव की फसल का नाश होगा तभी तुम मानोगे, और उसको दे नहीं रहे हो इस तरीके से। तभी हमने ये कहा था
कि वास्तव में इसमें निजी कंपनियों को देने की बजाय, जैसे LIC वगैरह है ना, सरकारी आप कंपनी का उसी तो, तरीके की सरकारी कंपनी से और फसल सरकारी बीमा कंपनियों के पास पैसा भी आता। कराओ, तो उसमें से जो पैसा आएगा वो कम से कम सरकार के खाते में लोगों के काम तो आएगा। और इस तरीके की कोई ये जो लोगों के साथ ऐसी मतलब कितनी फर्जी बीमा वाला, कंपनियां हैं जी सरकार, कितनी बीमा कंपनी? बीमा कंपनियां तो पूरे देश में कई हैं। अच्छा। अपने यहाँ भी 3-4 मिल जाएंगे हरियाणा में, वो बदलती भी रहती। अच्छा। अभी जो 300 करोड़ का जो यहाँ लोहारू के अंदर आंदोलन चला 10 महीने तक, शेमा कंपनी थी एक, ओके। वो अब उस सरकार को आंदोलन के दबाव में ये मानना पड़ा कि किसानों का हक बनता है और कंपनी को देना चाहिए। तो ये जो फर्जीवाड़ा है इस तरीके का बहुत बड़ा ये है अपने आप में, तो ये बदलवाना पड़ेगा इस तरीके से। तो खैर वो मैं ये कह रहा हूँ, गुजरात में नहीं है ये। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वहाँ नहीं है, पंजाब में नहीं है, 1 दर्जन प्रदेश ऐसे जहाँ नहीं। और जहाँ थी अब वो किसानों को लूट के अब उनको इस चीज़ का पता लगने लग गया कि ये तो कुछ देने वाले नहीं। आज देखा होगा अपना अखबार में, एक किसान के 2.5 रुपये आए उसके खाते में, उसकी फसल के नुकसान के 2.5 रुपये उसके डले हुए हैं कंपनी की तरफ से। मतलब ये है जो खिलवाड़ होने वाली बात है। तो हरियाणा में इस प्रकार की एक हस्तक्षेपकारी रणनीति बनानी जरूरी है। हरियाणा का तो पता ही नहीं है जी रखवाला भी कौन है। नागरिकों को ही अपनी रखवाली तो खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के अपने हित हैं। तो ये जरूरी है। और उसमें जो शिक्षा वाला जहाँ से आप शुरू कर रहे थे, वो तो एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत दूर तक, किसी विद्वान ने ये कहा था कि अगर आप 6 महीने में कोई फल लेना चाहते हो किसी चीज़ का तो फसल बो, 10 साल में फल लेना चाहते हो तो पेड़ लगाओ, और 100 साल में उसका फसल लेना चाहते हो तो शिक्षा में निवेश करो। ये ऐसा है जिसके प्रभाव दूर तक पड़ेंगे। और यहाँ शिक्षा में निवेश करने की बजाय और भी किसी ने कहा है कि अगर आपको पूरी नस्ल बर्बाद करनी हो, अगर पूरा देश ही बर्बाद करना हो, तो उनके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो। बिल्कुल, पूरा अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। और बाबा साहब तो कहते ही थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उनके नारे में सबसे पहले शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हालांकि आज भी वो जिन चीजों को लेके चले थे बाबा साहब, आज भी वो सपने उनके अधूरे ही हैं। उनको समझा बहुत कम। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी एक और खास बात थी, वो ये कहते थे कि जो अंधभक्ति होती है, एक तो उन्होंने कहा था जो भक्ति आंदोलन वाली भक्ति होती है, वो कह रहे थे कि वो तो मतलब आपके अंदर रोशनी पैदा करती है, और अंधभक्ति किसी के अंदर वो आपकी बर्बादी की शुरुआत है। ये उन्हीं का कोटेशन है, मतलब कि डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी। चलो इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो कम से कम शिक्षा एक ऐसे केंद्रीय बिंदु के रूप में तो उभरी है। लोगों को अब ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए। तो इसकी मुहिम की जो भी मतलब रीजन रहे हो, ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है, और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और सबको मिल बैठ के इसके ऊपर चर्चा भी करनी चाहिए। हमारे गांव के अंदर भी, जिनको हम मतलब ग्राम सभा कहते हैं, अब उनकी मीटिंगें बहुत कम होती हैं, कहीं कहीं मालूम, लेकिन अब होनी चाहिए और इस पे चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा पे खास तौर पर होनी चाहिए। स्कूलों की जो दशा होती जा रही है। तो दोस्तों, शिक्षा कितनी ज़रूरी है, और जो मुद्दे हैं, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे देश को उन सब पे बात करके और एक मुकम्मल एक उस पर निकलना पड़ेगा, तभी हम सब तरक्की कर पाएंगे। शिक्षा पे आपके क्या विचार, आप जरूर हमारे साथ साझा करना। शुक्रिया कमर जी, नमस्कार।